पाकिस्तान के समंदर, जमीन और फजा तीनों महाजों पर एक नई जंगी बसात बिछ चुकी है। ट्रंप का मोदी को जंग से रोकना क्या वाकई अमन की कोशिश थी या फिर पाकिस्तान को किसी और महाज पर उलझाने का इशारा? इसी दौरान पाकिस्तानी शिपयार्ड में $1 बिलियन की मनशियात पकड़ी गई। ये सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं बल्कि भारत की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली पर कारी-वार भी है। क्या अब पाकिस्तान समंदरों का एक नया थानेदार बनने जा रहा है, जबकि उधर भारत अपनी एयरफोर्स को दोबारा हथियार बंद कर रहा है? लेकिन सवाल ये है कि वो कब तक पाकिस्तान के बराबर आ सकेगा और मशरक में ऐसे कौन से असासे हैं जो भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकते हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिस पर आज हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं और मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार भी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहूँगी और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने भी देखा किस तरह अमरीकी सदर ने बारहा भारत को शट अप कॉल दी। ये वर्ड तो नामुनासिब है, लेकिन ऐसा ही किया कि बार बार एक बात उसे समझाई जा रही है, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि बार बार अमरीकी सदर भारत को क्यों समझा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ दोबारा से मुकाबला नहीं करना और रीइंस्टेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया? रीज़न क्या थी? क्या अमरीका पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है या फिर आपको क्या लगता है कि अमरीका पाकिस्तान को किसी और महाज पर एंगेज करना चाहता था? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। ये नेशनल इंटरेस्ट होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों की। जब आप किसी से रेलेवेंस गेन करते हैं, ये कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं या आप अनकॉमन हो जाते हैं एक दूसरे के लिए और आप एक दूसरे को नहीं पहचानते। बदकिस्मती से हमारी तारीख भरी पड़ी है, अमेरिका के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे भी रहे और इतने अच्छे नहीं भी रहे। सेंटो सीटो के ज़माने में हम ज़ाहिर क्लोज कोलैबोरेशन में थे, हमारी मिलिट्री एड दी गई थी, F-86 जहाज़, F-104 जहाज़, B-57 बॉम्बर दिए गए, 60s की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने देखा 65 की जंग हुई तो हमें उन्होंने हमारे स्पेयर पार्ट्स ही बंद कर दिए उन जहाज़ों के, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। 71 में भी यही हुआ। फिर एक और जो ज़्यादा नोटिस करने वाला वाक़या है वो अर्ली 80s से लेकर लेट 80s तक है, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था। उस वक्त अमेरिका हमारे और करीब आ गया क्योंकि यही मुजाहिदीन थे जो सोवियत ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और फिर हम करीब आए। लेकिन बदकिस्मती से आप देखिए कि प्रेस्लर अमेंडमेंट जब हमें वेवर देते रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट कि जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट हमारी तरफ थी, जबकि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक्टिव थे और मैं भी उस वक्त एयरफोर्स में सर्व कर रहा था। हम न्यूक्लियर प्लांट को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि वो मुजाहिदीन को चाहते थे कि वो मुकाबला करते रहे सोवियत यूनियन के साथ, तो वो हमें एग्जाम्पशन देते रहे। लेकिन जो ही सोवियत यूनियन निकला और बाद में टूट गया, हमारी सारी एड फिर बंद हो गई। F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए, F-16 की जो पेमेंट हुई थी जहाज़ रोक लिए गए। तो ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है और ये क्लियर होना चाहिए कि बड़े मुल्क जो सुपर पावर्स होती हैं वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करीब आती हैं और अपनी नेशनल इंटरेस्ट में दूर हो जाती हैं। अफ़गानिस्तान का आप देख लें, जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो हमें चाहता है कि एक और महाज खोले, लेकिन हमने पहले मई में भी और अभी भी अपनी दानिशमंदी से और एक नेशनल यूनिटी दिखाते हुए पहले हिंदुस्तान को जवाब दिया और अफ़गानिस्तान को भी जवाब दिया। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये रियलाइज़ किया और वेस्ट का मैं काफ़ी सारा पढ़ता रहता हूँ थोड़ा सा, तो वेस्ट ने भी ये रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान को इस वक्त इंगेज करना किसी के हक़ में इसलिए नहीं है कि पहले इतने बड़े मुल्क को उन्होंने एक एम्बैरस किया, हिंदुस्तान को ज़ाहिर 7 जहाज़ उनके मार गिराए। अफ़गानिस्तान में भी उनका यही इंप्रेशन था। अफ़गानिस्तान का अपना भी तहरीक तालिबान जो अफ़गानिस्तान लीडरशिप है उनका भी यही ख्याल था कि पाकिस्तान शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ये जो खुदा न खुदा स्लो ब्लीडिंग वो हमें कर पा रहे हैं हमारे शोहदा की जनाजों की शक्ल में, ये कंटिन्यू रहेगा। तो हमने अब जवाब दिया जो वेस्टर्न साइड पे, तो एक नया चैप्टर खुला है और एक और रियलाइजेशन हो गई है, एक और एश्योरेंस हो गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी कि ये वक्त शायद पाकिस्तान को एंगेज करने का नहीं है। पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखा जा, क्योंकि वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान के मुतालिक है अमेरिका की, उसको भी पूरा करना चाहते हैं, जिसमें बगराम बेस है, चाइना रूस पर नज़र रखने की उनकी ज़रूरत है। तो ये कोई शाइन बात है, मैं इसको शक की निगाह से नहीं देखता, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी हमें बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि हमारी कितनी अमेरिका फेवरेबल रहा है और कितना हम लाइकेबल रहे हैं। ट्रेडिशनली हम ऑफ एंड ऑन होता रहा है और अल्लाह करे आइंदा ऐसा कंटिन्यू रहे। मैं दुआ को हूँ कि क्लोज कोलैबोरेशन जारी रहे। काबिल एहतराम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने बात की बगराम एयरबेस की, तो अफगानिस्तान में जो बड़ी बात आप बगराम एयरबेस की, सबकी नजरें तो इस वक्त उस पर लगी हुई कि बगराम एयरबेस पे अफगानिस्तान काबज है। भारत की इतला है कि वहाँ फौजी आ गई है, अमेरिका कहता है जी मेरा सारा असला वहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात है।
मुझे ज़रा सूरत हाल मेरे नाज़रीन को ये वाज़ह कीजिए कि बगराम एयरपोर्ट इस वक्त क्या है, किसका कब्जा है और क्या वहाँ सूरत हाल है? जी शुक्रिया शहजाद साहब। एक्चुअली इसका देखिए, जब 2019 में जब नेगोशिएशन चल रही थी तालिबान की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, जब अमेरिका का रूल था या अमेरिका का कंट्रोल था अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान में तालिबान स्ट्रगल कर रहे थे, कतर में जब एग्रीमेंट हुआ था 2019 से ऑनवर्ड हुआ और 2021 में आपने देखा वो प्लान या अनप्लान पुल आउट हुआ अफगानिस्तान से। तो ये 2 साल पहले ऑलमोस्ट अमेरिका एग्री कर गया था तालिबान के साथ कतर में नेगोशिएशन के दौरान कि हम यहाँ से पुल आउट कर लेंगे। लेकिन अमेरिका बीइंग इतनी बड़ी पावर है, उसको चाहिए था कि एक फेस सेविंग भी चाहिए था। उसको लगता था कि एक प्लान एग्जिट करें, ऐसा लगे कि हम खुद निकले हैं अपनी मर्जी से और खुद हमने हैंड ओवर किया है। ये इंप्रेशन वो देना चाहते थे। वो इंप्रेशन काफ़ी हद तक वो देने में शुरू में तो कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने एग्जिट किया है बिल्कुल, जिसमें वो जहाज़ भर भर के, जो आपको याद होगा वो मंजर जिसमें जहाज़ों के साथ लटक के लोग जाना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे अफगानिस्तान से, उसने सारा भांडा फोड़ दिया और वो प्लान नहीं लगा। ऐसा लगा कि अमेरिका बाय कंपल्शन जा रहा है और तालिबान ने बाय फोर्स वो एरिया टेक ओवर किया। लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ कि हम आपको एनुअल इतनी फंडिंग करेंगे सस्टेन करने के लिए या हुकूमत चलाने के लिए। बगराम बेस बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, उस पे वो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 70s में जब ये बेसिकली 60s और 70s के दौरान पहले सबसे सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था। सोवियत यूनियन जब डेवलप कर रहा था उसके बाद आपने देखा वो खुद आ गया 1979 में, तो उसके बड़ा क्रिटिकल बेस था बिकॉज जियोग्राफिकली उसकी बड़ी लोकेशन ज़बरदस्त है। वो नॉर्थ में अफगानिस्तान के, वहाँ से वो चाइना पे भी, रशिया पे भी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर भी, पाकिस्तान पर भी, सब पर नज़र रखने के लिए सर्विलेंस कर सकता है, इंटेलिजेंस कर सकता है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकता है वहाँ से। तो ये उनको बड़ा क्रिटिकल लगता था। उस वक्त अमेरिका ने इसको हैंड ओवर करते हुए ये कहा था तालिबान को कि जैसे उधार के तौर पे देते हैं ये बेस। बाद में तालिबान ने कहा कि जी हमने तो क्योंकि तलवार से या जोरे बाजू से जीता है तो ये हमारा बेस हुआ, जबकि अमेरिका इंसिस्ट करता है कि नहीं, ये तो हमने अपनी अमानतन आपके पास रखवाया था। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और जाहिर है ये डिस्प्यूट इसलिए अभी तक चल रहा है। लेकिन जो स्टेटस आप पूछ रहे हैं ये अभी तक ऑफिशियली तो तालिबान के पास है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा असला और वेपन्स अमेरिका के पड़े हुए हैं जो वो समझते हैं कि सेफ कस्टडी में है, और वहीं से ये असला और ये वेपन्स आते थे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते आए हैं। इसीलिए तो बहुत वाज़ेह तौर पर अमेरिका की जानिब से भी कहा गया कि अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर लेना तो हमें आता है, कि लेना तो उन्होंने है, मगर अब अगर ये लोग प्यार से दे देंगे तो फिर ठीक है, अगर दूसरे तरीके से अमेरिका लेगा तो फिर ये तो एक बार फिर से इश्तियाल अंगेज़ी की सी सूरत हाल हो जाएगी हमारे खत्ते में। लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की जहाँ मैं बात कर रही हूँ वहाँ आप देखें कि भारत आराम से बैठने वाला नहीं है। 7-0 वाली जो शिकस्त है वो बहुत ही बुरी शिकस्त थी। तो आप मुझे ये बताएं कि भारत पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो भारत को कितने अरसे का वक्त दरकार होगा कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में आ सके या पाकिस्तानी एयरफोर्स को टफ टाइम दे सके? मुनीज़े देखिए, अगर आप पेपर्स पर देखें और इन जहाज़ों की स्ट्रेंथ देखें तो इस वक्त जो इंडिया के पास जहाज़ हैं, दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट में से टॉप 4 जिसको कहेंगे, टॉप 4 जहाज़ वो इनके पास हैं। बहुत काबिल जहाज़ हैं इनके, राफेल भी, मिग 29 भी, SU-30 भी और मिराज 2000 भी, ये बड़े अच्छे जहाज़ हैं। आता मसला किधर है? राफेल के अलावा जो बाकी जहाज़ हैं थोड़े पुराने लगे, ये तो बिल्कुल नए जहाज़ हैं जिनके पास 36 राफेल हैं, जिसमें से अब हम कहते हैं कि 4 नहीं है और वो हमने कंफर्म कर लिया, एक बात। लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी पोटेंट एयरफोर्स है, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। प्रॉब्लम जिधर आया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेपन सिर्फ एक्विजिशन की है, इंटीग्रेशन नहीं की है। ये मैं मई के महीने से अर्ज करता चला हूँ कि उनके अगर काबिलियत वाइज इंडिविजुअली जहाज़ों की थे तो बहुत काबिल है। हमने एक्चुअली देखना होता है कि जब ये जहाज़ इंटीग्रेट होते हैं, जॉइंटली इकट्ठा लड़ते हैं, तो इफेक्ट क्या क्रिएट करते हैं। देखिए, एयरफोर्स इफेक्ट क्रिएट करती है और वो जॉइंटनेस के बगैर नहीं हो सकता। राफेल फ्रांस के जहाज़ हैं, मिराज 2000 फ्रांस के हैं, मिग 29 जो हैं और SU-30 जो हैं वो रशिया के हैं, उनके पास ड्रोन, उनके पास इजराइल के हैं, उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक के जहाज़ हैं वो जहाज़ रशिया का है, उसके ऊपर रडार जो है इजराइल का लगा हुआ है। तो सिर्फ चीज़ें ले लेने से चीज़ें नहीं होती, आपने उनको इंटीग्रेट करना होता है। हमने भी अपने जहाज़ अमेरिकन F-16 भी यूज़ किए हैं, J-10C भी यूज़ किए हैं, हमारे स्वीडन के EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ भी यूज़ किए हैं। लेकिन जो हमारा कमाल है और प्रेजेंट लीडरशिप का पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जो कमाल है वो ये है कि इन्होंने इंटीग्रेट किया हर ऑपरेटर को, चाहे वो ज़मीन पर बैठा था, हवा में था, रेडार्स पर था, सैटेलाइट से इनपुट ले रहा था, वेपन्स कंट्रोल पे बैठा था, उसको ये पता था कि हमने दुश्मन को किस एंगल से किसने मारना है, किसने दाव देना है, किसने डिसीव करना है, किसने जैम करना है और किसने असल वार आखिरी करना है। जब तक आप इस तरह नहीं करते, आप इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो जैसे मैं कंक्लूजन में ये कहूँगा कि बहुत अच्छी एयरफोर्स है
और थी भी, लेकिन अभी उनको बहुत साल चाहिए। जो पाक फिजाइया ने उनको सरप्राइज दिया है, खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन का किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग का किया है, साइबर कमांड ने जो रोल प्ले किया है, इसकी इंटीग्रेशन 1-2 सालों में नहीं आती, इसके 5-10 साल चाहिए उनको। और जाहिर है जैसे मैंने कहा कि उनके वेपन सिस्टम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनको इंटीग्रेट करना और ज़्यादा मुश्किल है। और जो पाक फिजाइया का कमाल है, आखिरी सेंटेंस ये है कि जो पाक फिजाइया का कमाल है, सब कुछ होम ग्रोन, होम डेवलप्ड है हमारा, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, इसीलिए हमारी सीक्रेसी मेंटेन रही, इसीलिए इंडिया एयरफोर्स को खासतौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज हम दे सके। काबिल एहतराम एयर कमोडोर साहब, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपने ये पिछले दिनों जो भी चीज़ें बताई वो बाद अज़ां सच साबित हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर लें, नेवी की बात कर लें, किसी भी टॉपिक पर भारत से रिलेटेड या अफगानिस्तान से रिलेटेड, वो बातें आपकी ठीक थी। मेरी ये ख्वाहिश है कि आज के प्रोग्राम में आप हमें पाकिस्तान पानी, मैदान और हवा तीनों जगहों पर जो वर्किंग कर रहा है, इसमें भी कोई ऐसी खुशखबरी है जो आने वाले दिनों में हमें और बूस्ट करेगी? ये सरप्राइज आज हमें दे के जाए। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में, और ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी के बाद एयरफोर्स का मेरे पे एतमाद था। जो मुझे बातें आती थी मैं आपके सामने पेश कर देता था, और बहुत सी ऐसी बातें मैं ये बता सकता हूँ कि मैं नहीं पेश कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन या हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। और जाहिर है आप एग्री करेंगे कि सारी बातें हम दुश्मन को बता भी नहीं सकते। वो सरप्राइज, ये जो सरप्राइज इस वॉर में हुआ, मई में हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मई से चंद महीने पहले हेड क्वार्टर गया था, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी, लेकिन जाहिर है कोई भी बताने के लायक नहीं थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से लोगों में शेयर। अभी हमारी पिछले 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने कोई 19 नई इंडक्शन किए हैं, जिसमें J-10C था, हमारा HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल था, हमारी साइबर कमांड थी, हमारा नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप था, और बहुत सारी हैं। अभी भी पाक फ़िज़ाइया का मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वो नए वेंचर्स की तरफ जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, नई इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पुराना जब दुश्मन को पता चल जाता है हमने क्या स्ट्रेटजी किया तो उसकी वो तैयारी कर लेता है। तो आप जिसको कहते हैं ना, इत्मीनान रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं नहीं चाहता कहीं और पहुंच जाए, तो वो आप उसका ज़रूर इंतज़ार करें, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला यही हमारा इमेज पाक फ़िज़ाइया का, हमारे मुल्क का, जो लोगों का एतमाद है और आप जैसे लोग जो इतनी पैटर्नेज देते हैं और दुआ को रहते हैं, वो पूरा करें। आने वाले वक्तों में बहुत सारे सरप्राइज जो ही मुझे पता लगेंगे और बताया जाएगा इस काबिल है शेयर करें, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सर, एक और सवाल बहरी एतबार से भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने भी एक मनशियात का एक बड़ा लोडेड जहाज़ था जिसे पकड़ लिया है, और उससे पहले ईरान के हवाले से भी ऐसी खबर आ रही थी कि ईरान ने भी कोई असलहे से बड़ा हुआ जहाज़ पकड़ लिया था, और ये जो निकल रहे थे वो भारत की तरफ से निकल रहे थे, न जाने किस तरफ जा रहे थे। तो अब क्या भारत अपनी बहरी सकत भी खो रहा है? देखिए, भारत बहरी सकत तो आपने नोट किया मई में इस्तेमाल ही नहीं हुई। मुझे बड़ा ये हैरानगी भी हुई, थोड़ा सा मैंने हंसा भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उनके जहाज़ पर जाकर अभी उन्होंने कहा था कि हमारी जो बहरिया असल कमाल उसका था, हमारा विक्रांत था, उसका जवाब ही नहीं था। तो मैं हैरान हो गया, विक्रांत कहाँ था? आप अगर कोई सैटेलाइट पिक्चर को दिखा सके विक्रांत की कि पूरी जंग में कहाँ था? उन्होंने अपनी बोट से लंगर अंदाज था और थोड़ी सी कोशिश की थी बाहर निकलने की, और 2 वजह से फिर वापस मोड़ लिया गया था, और अपने समुद्री हदूद के अंदर ही वापस मोड़ लिया गया था। उसको ओपन सीज में आकर या पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब आने की भी जरूरत नहीं हुई थी, और उसकी 2 वजह थी। एक वजह यह थी कि पाकिस्तान नेवी माशाल्लाह बहुत काबिल है, इसके पास प्लान बहुत तैयार हैं, लेकिन मुझे एयरफोर्स के प्लान्स का कंफर्म है कि पाक फ़िज़ाइया ने एक डेडिकेटेड शूटिंग या डिस्ट्रक्शन फ्लीट तैयार किया हुआ था, जिसके स्क्वाड्रन को ये हुक्म था कि जब भी विक्रांत निकलेगा हम उसको टारगेट करेंगे। अगर हमें कहीं हमारे समुद्रों में हमारी नेवी को, हमारी सरफेस कोस्टल एरियाज को या कहीं तरफ से भी डिफेंड, अगर वो स्ट्राइक करने की या थ्रेट करने की भी कोशिश करेगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो वो मैसेज पहुंचा दिया गया था उनको, और उनको पता था कि अगर ये निकला तो ये उनके लिए नेशनल एम्बेरसमेंट होती है। देखिए, एक फाइटर जहाज का गिर जाना कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं टेक्निकल हो गया, जहाज का इंजन खराब हो गया, ये हो गया। जब आप बहरी जहाज पर हमला करते हैं तो वो छुप नहीं सकता, और वो जब समंदर की तह में जाके बैठ जाएगा तो पूरी दुनिया ढूंढेगी कि विक्रांत किधर गया। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी हिंदुस्तान के लिए, इसीलिए उनको निकालने की हिम्मत नहीं हुई। कहने की हद तक वो जो भी कह सकते हैं जाहिर है, लेकिन नेवी उनकी मैं समझ रहा था बहुत स्ट्रांग है, निकलेगी, लेकिन वो पूरी जंग आपने देखा कि उन समुद्रों की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई। काबिल एहतराम, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है, जब पहलगाम वाकया हुआ तो ट्रंप खामोश रहा, 07 जंग बंदी करवा दी।
अब वो कहता है 180 डिग्री की तब्दीली मारी, और भारत मोदी को कहता है कि जंग नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। ये क्या अल्फाज है, जरा आसान जबान में तशरीह करेंगे? देखिए शाह साहब, मनीज़े, हमें याद होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था पहलगाम का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये, मुझे अभी अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी ऐसा ही बयान दिया था कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जब हमने 7-0 किया तो देखिए दुनिया ने रियलाइज़ किया। जो शहजाद साहब आपने किया, मैं फोकस कर देता हूँ सवाल के। देखिए, हमने जो जहाज़ मारे 6 और 7 के दरमियानी रात, वो तकरीबन 160-65 किलोमीटर से लेकर 198 किलोमीटर के दरमियान शूट किए। इससे पहले अमेरिकन एक F-16C का रिकॉर्ड था गल्फ वॉर में MiG-25 को गिराने का। गल्फ वॉर में वो भी उस एयरफोर्स को जो ना होने के बराबर थी। इराकी एयरफोर्स बिल्कुल समझे किसी अकाउंट में नहीं आती थी, उसको मारा था उसने 140 किलोमीटर दूर से। तो ये एक समझे ग्लोबल या वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि 140 किलोमीटर पर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मारा है F-15 ने। तो अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान 200 किलोमीटर पर मारना शुरू कर दिया है, तो वो उनके सारे मिसाइल्स अपने, अमेरिका के, यूरोप के सारे मिसाइल, तो वो ऑब्सलीट हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमारी मिलिट्री की जो हार्डवेयर की मार्केट है वो बैठ जाएगी। एक एयरफोर्स इस हद तक डोमिनेट कर गई है कि उसने एयर सुप्रीमेसी डेवलप कर लिया कि इंडियन एयरफोर्स 10 दिन के लिए ग्राउंड हो गई। 8 तारीख से लेकर एक सिर्फ राफेल में कंफर्म कर सकता हूँ 10 तारीख को उड़ा है अपने बेस से, और वहां से उड़ने के बाद हमारी तरफ नहीं आया वो, उसने एक वेपन फायर करना था, उसने अपने ही बेस पर चक्कर पीछे जाकर लगाया और वहां से एक मिसाइल फायर किया और वापस लैंड कर गया। उसको ये हिम्मत नहीं थी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर आने की। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये अर्न की पोजीशन। और आखिरी जुमला, अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद नहीं कराई थी, हमने इसी कौम ने और इसी पाक फिजाइया ने इस हद तक एक प्यूनिटिव स्ट्राइक की थी या प्रोहिबिटिव की थी कि उनको जंग बंद करानी पड़ेगी। तो ये था